नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। संसद में आज बेहद अहम विधेयक दोनों सदन में पेश और पारित करने की सरकार की कोशिश। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 को सदन के पटल पर पारित कराने के लिए रखेंगे। इस बीच विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की कोशिश करेंगे। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव। दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार आमने सामने। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पेश कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आपके चीफ सुशील गुप्ता ने सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक हर दिन सदन में मौजूद रहने को कहा। राज्यसभा में आज भी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, बशर्ते कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले। उच्च सदन में आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद उसे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी दरमियान अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष से सदन में आकर चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर वो सिर्फ सड़कों पर चर्चा करना चाहते हैं तो फिर सदन में जो चुनकर लोग आए हैं वो क्या करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार 4 बार मणिपुर गए हैं और वहां की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि वो सदन में आकर चर्चा करें, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का मामला बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग बार बार अपना पैंतरा बदल रहे हैं। मणिपुर की घटना पर वो चर्चा चाहते थे, इसको सरकार ने मान लिया। इसके बाद कहने लगे कि पीएम सदन में बयान दें। ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं और इन लोगों की मंशा चर्चा नहीं, कुछ और ही है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम चाहते हैं कि आज दोपहर 2 बजे संसद में मणिपुर पर चर्चा हो। विपक्ष के लोग सदस्यों को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वे पहले ही सदन के 9 महत्वपूर्ण दिन खराब कर चुके हैं। प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए गठबंधन को तैयार करने के इरादे से सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के समूह की बैठक आज से लेना शुरू करेंगे। ये बैठकें 10 अगस्त तक जारी रहेंगी। बैठक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। भाजपा के सूत्रों के अनुसार इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में आयोजित भाजपा नेताओं की एक बैठक में तय किया गया था कि एनडीए सांसदों के 10 समूहों में कौन कौन शामिल होंगे। आज ही दूसरे चरण की बैठक में बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के एनडीए सांसद शामिल होंगे। ये बैठक शाम 7 बजे संसद भवन में होगी। इसमें भी अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल रहेंगे। भाजपा नेतृत्व ने 160 अपेक्षाकृत कमजोर सीटों की पहचान की है, जिसमें गठबंधन अतिरिक्त प्रयास कर जीत सुनिश्चित करेगा। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए में कुल 38 दल शामिल हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद सीजीआई ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि राज्य सरकार की सहमति से केंद्र ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा था कि महिलाओं के साथ अपराध के मामले में उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर हो।
महिला आयोग की एक टीम के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कोलकाता में राजनीतिक गुंडों द्वारा एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट, छेड़छाड़ जैसे गंभीर मुद्दों पर मामले की जांच करने के लिए हावड़ा पहुंच चुकी हैं। इसके बाद वे मालदा जाएंगी। एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना का दर्जा देने वाले चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। T20 शिखर सम्मेलन थिंक इंडिया का मील का पत्थर कार्यक्रम। T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज से मैसूरू में 2 अगस्त तक चलेगा। ये थिंक 20 G20 का एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप। ये G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर G20 के लिए एक विचार बैंक के रूप में कार्य करता है। G20 का एक आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 के शिखर सम्मेलन का आज समापन। इसका आयोजन 29 जुलाई से जयपुर में हो रहा है। समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और G20 इंडिया शेरपा अमिताभ कांत होंगे शामिल। इस आयोजन में 16 कार्य समूहों द्वारा व्यापक रूप से विकसित नीतिगत सिफारिशों को प्रस्तुत किया गया। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। G20 के तहत सिविल 20 के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा, जिनमें दुनिया भर के नागरिक समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी हो रहे हैं शामिल। प्रधानमंत्री 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे का दौरा। प्रधानमंत्री दगडूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक है। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने की मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री PCMC द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से अधिक घरों को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से अधिक PMAY घरों को भी सुपुर्द करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री PCMC द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 PMAY घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से अधिक घरों की आधारशिला भी रखेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की वर्षा जारी। कल राजस्थान के सीकर जिले के दाता रामगढ़ में सबसे अधिक 17 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने का अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगे इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान। उड़ीसा के उत्तरी भाग और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में निम्न दबाव के कारण राज्य के बहुत से भागों में लगातार बारिश हो रही है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने उड़ीसा के पुरी, जगत सिंहपुर, ठेकनाल, अंगुल और संबलपुर जिलों में कल तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। झारखंड में इस मानसून में कई जिलों में 35% से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते किसान सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। धान की फसल की बुआई भी 10% से कम हुई है। राज्य के कृषि विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा, दुमका और चंद्रा सहित 13 जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कई इंतजाम किए।
रांची के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने आगामी 3 से 4 दिनों में झारखंड के कुछ भागों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालय टीम आज करेगी राज्य का दौरा कर रही है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी लगातार तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं और हालात का मुआयना कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को इस आपदा से निपटने के लिए जो फंड दिया है उसका सही इस्तेमाल राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। कोलकाता में अलीपुर के वुडलैंड अस्पताल में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य का इलाज हो रहा है। बुद्धादेव पिछले शनिवार से अस्पताल में भर्ती हैं, वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बताया जाता है कि लंबे समय से बुखार से पीड़ित थे। शुक्रवार से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और शनिवार को हालात गंभीर होने के बाद उन्हें वुडलैंड अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां कई जांच के बाद पता चला कि वे निमोनिया से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 4 लोगों के मारे जाने की खबर। दरअसल आरपीएफ के एक जवान ने महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में सवार 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर रात सीमा सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। रात करीब 1:50 पर एक घुसपैठियों को मार गिराया गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को आज 3 नए जज मिले गए हैं। नवनियुक्त जज में 2 वरिष्ठ अधिवक्ता और एक न्यायिक सेवा से हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन शर्मा व बिपिन चंद्र नेगी और न्यायिक अधिकारी राकेश कैंथला ने प्रदेश हाईकोर्ट के नए जज के रूप में ली शपथ। राजभवन में आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद व गोपनीयता की दिलाई शपथ। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 1500 से अधिक तीर्थयात्रियों का 28वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पहले बालटाल और पहलगाम के आधार शिविर पहुंचेगा और फिर तीर्थयात्री वहां से दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाएंगे। इसके साथ ही 30 जून से अब तक जम्मू के आधार शिविर से 1,41,994 तीर्थयात्री श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जा चुके हैं। वहीं इस बार अब तक रिकॉर्ड 3,91,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की कुल संख्या 3,65,721 से अधिक है, जो इस पवित्र तीर्थयात्री में आने वाले भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है। ऐसे में 31 अगस्त को यात्रा के समापन तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आज सावन का चौथा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में तड़के से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम सहित देश के सभी शिव मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। आया ही शाम, तालिन तारम युतार। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। हालांकि ओपनिंग सेशन के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेज रिकवरी हुई है। सेंसेक्स 169 अंकों की मजबूती के साथ 66,329.76 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 49 अंकों की मजबूती के साथ 19,695.40 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज हैवीवेट शेयरों में बिकवाली है।
आज के कारोबार में ज्यादातर सेक्टर में बिकवाली दिख रही है। निफ्टी पर मेटल, पीएसयू बैंक, रियलिटी इंडेक्स हरे निशान पर दिख रहे हैं, जबकि बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, फार्मा इंडेक्स लाल निशान में है। आज के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, विप्रो शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में एशियन पेंट, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टाइटन, सन फार्मा शामिल हैं। आज के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 82.22 पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट। अभी ब्रेंट क्रूड का भाव $85 प्रति बैरल और WTI क्रूड $81 प्रति बैरल के करीब। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72, डीजल ₹79.62, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 और डीजल ₹94.27 प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजार में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 0.20% कमजोरी है, तो निकेई 225 में 0.99% बढ़त है। स्ट्रेट टाइम्स में 0.16% गिरावट है। लेबनान में कल एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुई भीषण झड़प में कम से कम 5 लोगों की मृत्यु और 7 घायल हो गए। लेबनान के IN अल हेलवे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में फतह और इस्लामी गुट के बीच संघर्ष के कारण ये घटना हुई और बाद में फतेह गुट ने अपने कमांडर अशरफ अल अरमूची की मृत्यु की पुष्टि की है। वहीं लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA की निदेशक डोरोथी क्राउस ने बताया कि शिविर में कामकाज फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक राजनीतिक रैली में हुए बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट उत्तर पश्चिम बाजौर जिले के खार शहर में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक सभा में हुआ। सम्मेलन के लिए 400 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। शुरुआती जांच के आधार पर पाकिस्तान पुलिस ने कहा कि ये एक आत्मघाती हमला था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। विस्फोट में खार में JUIF के प्रमुख नेता मौलाना जियाउल्लाह की जान भी चली गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धमाकों की कड़ी निंदा की है और एक बयान में कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान के दुश्मन हैं और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। नाइजर में सैन्य शासन लागू होने के बाद लोगों ने फ्रांस के प्रति गुस्सा जाहिर किया। सैन्य तख्तापलट का समर्थन करने वाले हजारों लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर हमला कर दिया। नाराज लोग फ्रांस के खिलाफ नारे भी लगाते नजर आए। साथ ही फ्रांसीसी दूतावास के सामने हिंसक दृश्य दिखाई दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी दूतावास से बोर्ड को हटा दिया। उसकी जगह पर रूस व नाइजीरियाई झंडे लगा दिए। वहीं लोगों ने रूस के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। और इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कार्यालय ने घोषणा की है कि नाइजर में फ्रांसीसी व्यक्तियों या कार्यालयों पर हमला करने वाले लोगों को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नाइजर के राष्ट्रपति बाजौम को सैन्य शासन में बदलने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है निंदा। पश्चिम अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रीस डेबी ने रविवार को नाइजर की राजधानी नियामी में अब्दुर्रहमान तियानी से मुलाकात की। तियानी ने ही नाइजर में तख्ता पलट किया है। 15 देशों वाले पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय यानी कि इकोवास ब्लॉक ने नाइजर की तानाशाह सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया है और धमकी दी है कि अगर अब्दुर्रहमान तियानी ने नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम को बहाल नहीं किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। थाईलैंड में पटाखों के गोदाम में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और दक्षिणी थाईलैंड में जो गोदाम में विस्फोट में कम से कम 121 लोग घायल हुए हैं। घटना शनिवार को दक्षिणी प्रांत के सुंगोई कुलोक शहर में हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि गोदाम में अलमारियां बनाने के लिए किए जा रहे वेल्डिंग कार्य से निकली चिंगारी के कारण ये विस्फोट हुआ है और प्रांतीय गवर्नर ने कहा है कि गोदाम का इस्तेमाल सरकार की अनुमति के बिना आतिशबाजी के भंडारण के लिए किया जा रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर लगाया
पर साधा निशाना। ट्रंप ने यूरोप में सेना भेजने के बाइडेन के फैसले की आलोचना। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के फैसले से यूरोप में संघर्ष को बढ़ावा मिला है। 16 साल के आंतरिक फिलिस्तीनी विभाजन और एनक्लेव में लंबे समय से चले आ रहे बिजली संकट को खत्म करने की मांग को लेकर रविवार को सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने गाजा में रैली की। दूसरी तरफ काहिरा में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी गुटों और फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के नेता इस्माइल हानिया और अन्य गुटों के बीच विभाजन की दरार को भरने के लिए एक बैठक हुई जो बेनतीजा समाप्त हो गई। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रूस के हमले लगातार जारी। डोनेट्स्क में हुए हमले में 2 लोग घायल। वहीं रूसी अधिकारियों ने गोलाबारी के लिए यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार। कीव से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने रविवार को एक संवैधानिक जनमत संग्रह के लिए मतदान किया। अगर ये मतदान पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद की सीमा को हटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति फॉस्टिन अर्चेस टोंडरा को 2025 में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाएगी। और यूक्रेन ने कीव शहर में सोवियत समय के प्रतीकों को हटाने का काम शुरू किया। सबसे पहले मदरलैंड स्मारक को हटाया गया। मदरलैंड स्मारक को 1981 में सोवियत काल के दौरान बनाया गया था। अमेरिका के मैरीलैंड, वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी में भयंकर तूफान, भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ इस तूफान के चलते बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और संपत्ति की हानि हुई है। अमेरिका के उत्तर पूर्व कोलोराडो में एक बड़े बवंडर को देखा गया। राहत की बात रही कि बवंडर बिना किसी बड़े नुकसान के समाप्त हो गया। और एशियाई यूथ और जूनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत के सिद्धांत गोगोई ने पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सिद्धांत ने जूनियर 61 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 265 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की। युवा भारतीय भारोत्तोलक सिद्धांत गोगोई ने क्लीन एंड जर्क में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीत लिया है। भारतीय किशोर कुमार जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। किशोर को 84.38 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोअर ट्रॉफी से भी किया गया सम्मानित। भारतीय टीम ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। भारत के लिए वंदना कटारिया, मोनिका और उदिता ने एक-एक गोल दागे। चीन के चेंगडू में आयोजित समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय निशानेबाज विजयवीर, उदयवीर सिद्धू और आदर्श सिंह ने 25 मीटर RFCP टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 50 मीटर राइफल टीम इवेंट में खेलो इंडिया एथलीट सूर्य प्रताप, सरताज सिंह और ऐश्वर्या तोमर की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या तोमर ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के निशानेबाजी में ही भारत के ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर एयर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ऐश्वर्या ने पहले स्थान के लिए 461.7 अंक हासिल किए। भारत के किशोर कुमार जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। किशोर को व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष थ्रोअर ट्रॉफी से किया गया सम्मानित। श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में ही महिलाओं के 4x400 मीटर रिले प्रतियोगिता में भारत की सोनिया वैश्य, ऐश्वर्या मिश्रा, सुभावी हिमांशी मलिक की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। 4x400 मीटर रिले प्रतियोगिता में अमोज जैकब, M अनस, राजेश रमेश और M अजमल की भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पर अपना कब्जा जमाया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का 5वां मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया 135 रन से आगे खेलना शुरू करेगी और चौथे दिन के आखिर तक ऑस्ट्रेलिया बिना किसी नुकसान के 135 रन बनाए सीरीज में 2-1 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज जीतने के लिए 249 रन की जरूरत। संजय दत्त की आने वाली तमिल फिल्म लियो से उनका लुक सामने आया है। तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म लियो में संजय दत्त अहम भूमिका में। सुष्मिता सेन की आने वाली वेब सीरीज ताली का टीजर रिलीज। ताली का निर्देशन रवि जाधव ने किया है। सुष्मिता के साथ सुष्मिता गौरी सावंत के रोल में है। मेड इन हेवन सीजन 2 वेब सीरीज 10 अगस्त को प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। सीरीज से मृणाल ठाकुर और राधिका आप्टे का नया लुक सामने आया।
रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री पाने वाले आशिका भाटिया को लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में बाहर का रास्ता दिखाया गया। आशिका ने 2 हफ्ते पहले एल्विश यादव के साथ शो में एंट्री की थी। और फिल्म निर्माता मनीष गुप्ता ने अपनी फिल्म वन फ्राइडे नाइट के बारे में बात की। मनीष गुप्ता ने कहा, फिल्म में मिलिंद सोमान का किरदार फीचर में निभाना सबसे कठिन था। और भारतीय पॉप जैज प्लेबैक सिंगर और पद्मश्री से सम्मानित उषा उत्थप अपकमिंग फिक्शन शो बातें कुछ अनकही सी का हिस्सा बनने जा रही हैं। और साउथ स्टार विजय देवरकोंडा और समांथा रूथ प्रभु जल्द एक फिल्म खुशी में एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में समांथा और विजय पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।